नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने समाज का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझा था। मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई परिभाषा के जो आधार थे उन्हें हमने विस्तृत रूप में समझा। आज हम समाज को और भी अच्छे से समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझेंगे। उन विशेषताओं में सबसे पहली है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता समाज बनने के लिए एक प्रथम आवश्यकता है और जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी उनके बीच में सामाजिक संबंध बनता है और संबंध बनने के साथ ही उनमें एक समाज की स्थापना हो पाती है, अन्यथा नहीं होती है। संबंध सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक और दूसरा कहलाता है भौतिक। और इन दोनों प्रकार के संबंधों में प्रमुख जो अंतर है वह पारस्परिक जागरूकता का ही अंतर है। जहाँ पारस्परिक जागरूकता होगी वहाँ भौतिक संबंधों में भौतिक संबंध नहीं बल्कि सामाजिक संबंध बनेंगे, जबकि भौतिक संबंधों में इसका अभाव पाया जाता है। हम एक टेबल पर किताबें रख दें, किताब और टेबल का संबंध है लेकिन वह भौतिक है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता वह उस पर रखी जाए अथवा नहीं रखी जाए। डायरी, पेन, पेंसिल ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ भौतिक संबंध बनाते हैं। इसी प्रकार आग और धुएं का तथा सूर्य व पृथ्वी का संबंध है, परंतु ये संबंध सामाजिक नहीं होकर भौतिक संबंध है, क्योंकि इनमें मानसिक दशा पारस्परिक जागरूकता का अभाव है। इसका तात्पर्य यह है कि हम यह कहते हैं कि जब व्यक्तियों में आपसी मानसिक चेतना होती है, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक कर्ता होता है, एक दूसरा कहने वाला होता है, तो दोनों के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तभी वहाँ पर सामाजिक संबंध निर्मित होता है और यही सामाजिक संबंध हमारे समाज के लिए आवश्यक होता है। पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है वह होती है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंध पूर्णतः अमूर्त होते हैं। हम संबंधों को देख नहीं सकते, हम संबंधों को नाप तोल नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं और महसूस करने वाली चीज़ें कहलाती है अभौतिक, अमूर्त। दो चीज़ें होती है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, वह कहलाता है मूर्त, लेकिन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वह कहलाता है अमूर्त। जैसे अगर हम एक बच्चे से पूछते हैं कि उसकी माता उसे कितना प्यार करती है तो वह अपनी दोनों हाथों को फैला देगा और उसके पास जितना फैला सकता है उतना फैला कर बता देगा इतना, लेकिन उसके लिए भी वह उसे सीमा में नहीं बांध सकता। उसे इस तरह के सवाल उसको लगता है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे उसे समझाऊं, क्योंकि इसे नाप तोलकर हम लीटर में, हम किलोमीटर में या हम उसको एक इंची टेप के नाप पर समझा नहीं सकते। इसलिए ये पूर्णतः संबंध हमारे अमूर्त होते हैं और इसी कारण समाज भी अमूर्त है। नेक्स्ट है समाज में समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता एवं भिन्नता हमें दोनों ही देखने को मिलती हैं। किसी भी ऐसे समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते जो कि पूर्णतः समानता हो या पूर्णतः उसमें भिन्नता हो। प्रत्येक समाज में दोनों बातें अनिवार्यता पाई जाती हैं और यहाँ हम इन पर पृथक पृथक रूप से अगर हम विचार करेंगे कि भाई समानता किस तरह से और भिन्नता किस तरह से। हम पहले लेते हैं समानता। जब लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होने या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उनमें कुछ समानता होती है, हमारे विचार मिलते जुलते हैं, हमारी आदतें मिलती जुलती हैं, तभी हम उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अधिकाधिक बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ समानता का तात्पर्य है कि एक समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान दृष्टिकोण पाया जाता है।
साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते हैं। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान हैं तथा जो एक दूसरे के निकट हैं, उन्हीं में समाज पाया जाता है। गिडिंग्स ने समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। आदिम या प्रारंभिक छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध था। अब यह आधार काफ़ी विस्तृत हो गया है। अब राष्ट्रीयता समानता का एक मुख्य आधार है। अब हम ले रहे हैं समाज में भिन्नता। समाज में समानता के साथ साथ असमानता भी हमें देखने को मिलती है। असमानता होने के कारण ही आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। कभी कभी संघर्ष भी उनमें पाया जाता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार यदि लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों जैसे काफ़ी सीमित होते। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होता। लिंग भेद असमानता का एक उदाहरण है और इसी भेद के कारण संतानोत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता और बदले में कुछ देता है। ये बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में भिन्नता या असमानता की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। समाज में इस भिन्नता या असमानता के कारण कई अलग अलग चीज़ें अस्तित्व में आती, या हम ये कहें कि इसका विकास भी इस भिन्नता के कारण संभव हो पाता है। फिर हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि समाज में असमानता समानता के अधीन है। समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है और फिर विभाजन। इसका तात्पर्य यह है कि समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं। समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी के संबंधों में बंध जाते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं। अब हम लेंगे समाज में सहयोग एवं संघर्ष। सहयोग संघर्ष ये हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं और प्रत्येक समाज में हम इन प्रक्रियाओं को देख सकते हैं, चाहे वह सरल समाज हो, आदिम समाज हो, आधुनिक हो या जटिल हो। सभी प्रकार के समाजों में सहयोग और संघर्ष दोनों के ही तत्व मौजूद रहते हैं। मनुष्य और समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ उन्हें सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वहाँ संघर्ष का भी सहारा लिया जाता है। सहयोग प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार होता है। पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में हर समय सहयोग देखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में न कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही कोई राजनीतिक दल। चुनावों में कई राजनीतिक दलों की हार का एक प्रमुख कारण उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव ही है। किसी भी कार्य में सफलता सहयोग पर निर्भर करती है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी एक दूसरे के सहयोग के आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मिलजुल कर कार्य कर कर ही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और इस तरह से जब हमारे बीच सहयोग पाया जाता है तो वहाँ एक संगठन की व्यवस्था भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। संघर्ष समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण होता है कुछ शारीरिक या व्यक्तिगत भिन्नताएं।
सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ या स्वार्थों का टकराना एवं तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन। लोगों में रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, रहन-सहन, वेशभूषा, आचार विचार संबंधी भेद पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग धर्मों, संप्रदायों या मत मतांतरों से संबंधित होते हैं और सभी को अपना अपना धर्म अधिक प्रिय होता है। एक ही धर्म के व्यक्तियों के बीच में आपस में सहयोग पाया जाता है, लेकिन दूसरों के प्रति उनके मन में एक अलग भावना अर्थात अपने लिए हम तथा दूसरे धर्म के लिए वे की भावना पाई जाती है। और जो कई बार इन दोनों धर्मों के आपस में कुछ संस्कृतियाँ या आपस में उनके मत मतांतर होते हैं, उससे उनमें संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में भी अंतर होता है। साथ ही लोगों एवं समूहों के एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति तेज के कारण भी व्यक्ति और समूह कई बार जो बदली हुई परिस्थितियां होती हैं उनके साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाता और तब उसके बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, स्वार्थ एवं सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। मानव समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। फिर हम देख रहे हैं कि समाज अन्योन्याश्रयता पर आधारित। अन्योन्याश्रयता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, या अन्य शब्द में हम यदि कहें कि अन्योन्याश्रयता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। वास्तव में यह मानव जीवन, सभ्यता एवं उन्नति का प्रमुख आधार है। मनुष्य को अपनी प्राणिशास्त्रीय, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। वह सामाजिक संबंध स्थापित करता है। एक समाज के विभिन्न सदस्यों को अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना होता है। आदिम से आदिम और छोटे सरल से सरल प्रकार के समाजों में भी व्यक्ति को शिकार, जीवन रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आज वर्तमान में यदि हम कहें औद्योगिकरण के युग में आधुनिक जटिल समाजों में श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और भी बढ़ गई है, क्योंकि एक ही उत्पादन के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है, तब कहीं जाकर वह एक उत्पादन किया जाता है जो कि हम उपभोग करते हैं और प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कि वह सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति एक स्वभाव से बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, और यदि वह नहीं बदले तो उस व्यक्ति उस स्थिति को ज़्यादा दिन तक उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि व्यक्ति की प्रयासों से, उसकी योग्यता से वह अपनी परिस्थिति और भूमिका में भी बदलाव करता रहता है। हमारे समाज का भी विकास होता रहता है, बदलाव होता है, नवीन आविष्कारों के कारण भी बदलाव आता रहता है और इस कारण समाज में परिवर्तन होता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है और भी कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1000 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष बाद में होगा। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित है। और अंत में हम देखेंगे समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। हमने इसका समाज का जब अर्थ पढ़ा था
तभी हमने पढ़ा था कि समाज केवल मनुष्यों में नहीं होता, वह पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, सभी में समाज पाया जाता है। लेकिन हमारे समाज शास्त्र का जो संबंध है वह मनुष्य समाज से है। और मैकाइवर और पेज ने ठीक ही कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी जीवधारियों में अपने अपने समाज होते हैं। इतना अवश्य है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम और सामाजिक संपर्क बहुत ही अल्पकालीन होता है। जहाँ सामाजिक या पारस्परिक जागरूकता का अभाव है वहाँ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि चेतन और पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना केवल मनुष्य ही कर पाता है और इसी कारण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। ये थी हमारे समाज की विशेषताएं, जिससे कि हमने समाज को और भी अच्छे प्रकार से समझा कि समाज हम किसे कह रहे हैं। धन्यवाद।